थोड़ा सा स्ट्रक्चर रिवाइज करते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। इनिशियली देखो हमने देखा था कि एक जो स्ट्रक्चरल यूनिट है हमारे नर्वस सिस्टम की, उसमें एक पोर्शन क्या है, एक है मेन सेल का बॉडी, जिसको बोलिए हम नॉर्मल वर्ड्स में भी क्या बोल रहे हैं, सेल बॉडी, ठीक है। सेल बॉडी को ही सोमा भी बोल देते हैं, ठीक है। सेल बॉडी से कुछ साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस निकले हुए हैं, यानी कि छोटे छोटे फाइबर जैसे स्ट्रक्चर्स निकले हुए हैं, जिनको हम क्या बोल रहे थे, डेंड्राइट्स, ठीक है। ये छोटे हैं, फाइबर लाइक है, लेकिन एक थोड़ा सा लॉन्ग साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन है, साइटोप्लाज्म से एक लॉन्ग थ्रेड जैसा या फाइबर जैसा स्ट्रक्चर निकल रहा है, जिसको हम बोल रहे हैं एक्सॉन, ठीक है। तो तीन बेसिक पार्ट थे या तीन इंपॉर्टेंट पार्ट थे एक न्यूरॉन में, ठीक है। और न्यूरॉन क्या था, हमारा बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है ना, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट नर्वस सिस्टम की, ठीक है। एक पोर्शन डेंड्राइट, एक सेल बॉडी और एक एक्सॉन, तीन मेन पार्ट थे। अब इन्हीं में अलग अलग और पार्ट्स है, सब पार्ट्स बोल सकते हैं। जैसे एक्सॉन जब लास्ट में पहुंचेगा, जब खत्म होने वाला होगा, तो वो क्या करता है, ब्रांच स्ट्रक्चर बना लेता है, जिसको एक्सॉन टर्मिनल। एक्सॉन टर्मिनल भी लास्ट में कैसे बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं, सिनेप्टिक नॉब। ये डायग्राम अच्छा ना आ सकता है ये, ठीक है। सिनेप्टिक नॉब में क्या फील्ड होते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर्स, इनमें केमिकल्स भरे होते हैं, जिनको बोलते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर्स, ठीक है। दूसरी बात हमने पढ़ी थी कि इसी में सेल बॉडी के अंदर कुछ ग्रेन्यूल्स होते हैं, ठीक है, राइबोसोम्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मिलके बने हैं वो ग्रेन्यूल्स, जिनको बोलते हैं हम निजल ग्रेन्यूल्स या निजल बॉडीज भी बोल देते हैं, ठीक है। एक पोर्शन पढ़ा था कि एक्सॉन क्या होता है, कवर्ड होता है माइलिन की शीट से, ठीक है। चारों तरफ एक्सॉन के माइलिन की शीट ऐसे लिपटी हुई होगी, माइलिन शीट। लेकिन क्या होता है, ये पूरे पे नहीं होती, ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स में होगी, एक साथ नहीं होगी पूरी शीट। जैसे ये एक्सॉन है, थोड़ा पोर्शन यहाँ पर है, फिर बीच में गैप, फिर माइलिन शीट, फिर गैप, फिर माइलिन शीट। तो वो हमने ऐसे ब्रेक करके यहाँ पर बनाया है। जैसे ये माइलिन शीट हो गई 1, फिर बीच में गैप हो गया, फिर ये 2, फिर गैप हो गया, ठीक है। बीच बीच में सर्टेन पोर्शंस आर लेफ्ट, तो ये लेफ्ट आउट पोर्शंस जहां पर माइलिन शीट एब्सेंट है, वहां पर माइलिन शीट नहीं है, तो उसको हम बोल रहे हैं नोड ऑफ रेनबियर, ठीक है। तो ये हमने बेसिक स्ट्रक्चर न्यूरॉन का पढ़ा था। अब देखो न्यूरॉन्स में भी देखा जाए तो तीन तरीके के न्यूरॉन है, एक है हमारे मल्टीपोलर, एक है बाइपोलर और एक है यूनिपोलर, ठीक है। किस बेसिस पे बोला इन्होंने, अगर न्यूरॉन की सेल बॉडी में से सिर्फ एक स्ट्रक्चर निकल रहा है, जैसे ये न्यूरॉन है, डायग्राम में देखो, ये न्यूरॉन का सेल बॉडी था, येलो वाला जो दिख रहा है, इसमें से क्या हो रहा है, सिर्फ एक क्या निकल रहा है, एक साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन निकल रहा है, जो कि क्या है, एक्सॉन, ठीक है। इसमें क्या है, सिर्फ वन एक्सॉन है। ऐसे न्यूरॉन्स को बोलते हैं यूनिपोलर, जिसमें से क्या निकल रहा है, सिर्फ एक साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन निकल रहा है, ठीक है। और वो क्या है, एक्सॉन। क्या कहाँ मिलते हैं ऐसे न्यूरॉन्स, सिर्फ एम्ब्रियोनिक स्टेज में मिलते हैं, यानी कि जो एम्ब्रियो वाला स्टेज है, जब इंडिविजुअल क्या हुआ है, सिर्फ बन रहा है, डेवलपिंग स्टेज में है, ठीक है। यूनिपोलर। एक होते हैं बाईपोलर न्यूरॉन, बाय मतलब दो, दो साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन निकल रहे हैं, जैसे ये सेल बॉडी थी, एक इधर निकल रहा है, एक इधर निकल रहा है, एक एक्सॉन और एक डेंड्रॉन। ये डायग्राम ऑलमोस्ट गलत ही दिया हुआ है, जो हम नॉर्मली पढ़ते हैं, जैसे ये साइटोप्लाज्मिक बॉडी थी, एक तो ये एक्सॉन हो गया और एक ऐसे करके डेंड्रॉन निकल गया, ठीक है। इसने दोनों तरफ एक्सॉन जैसे स्ट्रक्चर दिखा दिया है, एक डेंड्रॉन और एक एक्सॉन होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, बाईपोलर न्यूरॉन। किसमें मिलेगा, रेटिना ऑफ आई। तुम्हारी बुक में भी ये हुआ है कि कहाँ पे कौन सा न्यूरॉन मिलता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। सिमिलरली एक होते हैं मल्टीपोलर न्यूरॉन। मल्टीपोलर न्यूरॉन ज्यादा देखा जाए तो
अगर हम ओवरऑल बात करें तो सबसे ज्यादा मल्टीपोलर न्यूरॉन ही मिलते हैं। और जो हमने भी बनाया वो कैसा न्यूरॉन था, वो भी मल्टीपोलर ही था। कैसे था, हमने बनाई एक सेल बॉडी, उसमें से मैंने एक प्रोजेक्शन निकाला लंबा जो कि हो गया एक्सॉन, और उसके बाद मैंने बहुत सारे डेंड्राइट्स निकाले इधर उधर। ठीक है, तो एक्सॉन एक और डेंड्राइट्स बहुत सारे। एक्सॉन हमेशा एक ही होगा, डेंड्राइट्स की क्वांटिटी पर डिपेंड करता है। अगर डेंड्राइट है ही नहीं तो वो यूनिपोलर हो गया, एक डेंड्रॉन है तो बाइपोलर हो गया, और बहुत सारे डेंड्रॉन्स हैं तो वो कैसा हो गया, मल्टीपोलर। वन एक्सॉन और दो या दो से ज्यादा डेंड्रॉन्स। ठीक है, तो ऐसे न्यूरॉन्स को बोलते हैं मल्टीपोलर। मोस्टली न्यूरॉन्स यही होते हैं, फाउंड इन सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ठीक है, एक लोकेशन इन्होंने यहाँ पे बता दिया। ठीक है, तो ये डिवीजन याद रखना कि कौन सा न्यूरॉन कहाँ पे मिलता है। दूसरी हम बात करते हैं, एक न्यूरॉन्स का डिवीजन करा हुआ है माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड। ये किसके बेसिस पे करा है, ऑन द बेसिस ऑफ माइलिन शीथ। ठीक है, कि माइलिन शीथ प्रेजेंट है और एब्सेंट है। ठीक है, अगर न्यूरॉन में, न्यूरॉन जैसे ये बनाया हमने, इसके एक्सॉन पर माइलिन शीथ प्रेजेंट है तो वो कैसा न्यूरॉन है, माइलिनेटेड। जैसे हम पीछे भी हमने बनाया तो हमने कैसा बनाया था, माइलिनेटेड न्यूरॉन। लेकिन अगर न्यूरॉन पे माइलिन शीथ इज एब्सेंट, सिंपली इस पे कोई शीथ नहीं है, ये सिंपली ऐसा ही है, तो ये कैसा हो गया, नॉन माइलिनेटेड। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। जो माइलिनेटेड न्यूरॉन होता है ना, वो थोड़ा सा व्हाइट अपीयरेंस देता है, क्योंकि जो माइलिन शीथ है ना, माइलिन शीथ यानी कि माइलिन की जो लेयर है वो व्हाइट कलर की होती है। जो माइलिन कंपाउंड है, माइलिन क्या है, कोई केमिकल कंपाउंड ही है, वो व्हाइट कलर का सा होता है। तो जिस न्यूरॉन पे माइलिन की शीट होगी वो न्यूरॉन या एक्सॉन भी हमें कैसा दिखेगा, व्हाइट कलर का ही दिखेगा। ठीक है, और जिन पे नहीं होती वो कैसे दिखते हैं, वो ग्रे दिखते हैं, वो व्हाइट नहीं दिखेंगे ऑब्वियसली। तो एक पॉइंट ये है। दूसरा थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि माइलिनेटेड एक्सॉन जो होते हैं उनमें क्या होगा, नोड ऑफ रेनवियर प्रेजेंट होगा ना प्रेजेंट, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, यानी कि माइलिन शीथ के बीच में गैप्स, जिनको हम बोल रहे हैं नोड ऑफ रेनवियर। तो ये सिर्फ माइलिनेटेड एक्सॉन में ही मिलेंगे। नॉन माइलिनेटेड में क्या होंगे, एब्सेंट होंगे, क्योंकि उसमें माइलिन शीथ ही नहीं है तो बीच के गैप्स भी नहीं होंगे। तो नॉन माइलिनेटेड वर्सेस माइलिनेटेड थोड़ा सा याद रख लेना। लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, माइलिन शीथ कौन बनाता है, माइलिन शीथ बनाती है श्वान सेल्स। कौन सी सेल्स, श्वान सेल्स। तो जो माइलिनेटेड एक्सॉन्स हैं उनमें चारों तरफ क्या होती है, उनके आसपास श्वान सेल्स प्रेजेंट होंगी। ठीक है, जैसे ये हो गई श्वान सेल, ये हो गई श्वान सेल, ये इसकी हो गई, ये इसकी हो गई। इसमें क्या है, इसमें माइलिन शीथ नहीं है, तो यानी कि श्वान सेल्स भी यहाँ पर एब्सेंट है। क्योंकि माइलिन शीथ कौन बना रहा है, माइलिन शीथ बनाती ही श्वान सेल्स है। ये लास्ट क्लास में बताया था, आई थिंक मैंने बताया था, नहीं बताया था, मिलिंग नहीं, माइलिन। लास्ट क्लास में नहीं थे क्या हिमांशु, माइलिन। ठीक है, माइलिन क्या है, एक केमिकल कंपाउंड है। क्या है, केमिकल कंपाउंड है जिसकी कवरिंग एक्सॉन के चारों तरफ होती है। हाँ, तभी नहीं समझ आया ना। ठीक है, माइलिन क्या, एक केमिकल कंपाउंड है जिसकी कवरिंग, इसको ऐसे समझ लो जैसे आपने एक पेन लिया या पेंसिल लिया या अपनी फिंगर के चारों तरफ उंगली पे आपने टेप लपेट दिया या क्या लपेट दिया, कोई धागा लपेट दिया। ठीक है, तो मैंने क्या करा, थोड़ा सा धागा यहाँ लपेटा, फिर बीच में गैप छोड़ दिया, फिर यहाँ लपेट दिया, फिर गैप छोड़ दिया। ऐसे ही करके पूरे एक्सॉन पे माइलिन की कवरिंग होती है, और वो कवरिंग कौन करता है, श्वान सेल्स। दिस इज इंपॉर्टेंट, याद रखना है। दूसरी बात, इतना पोर्शन हो गया। ये वही लिखा है जो मैंने तुम्हें बताया, माइलिन की जो शीट होती है वो श्वान सेल्स बनाती है, और व्हाइट कलर की वजह से ये व्हाइट मैटर का अपीयरेंस देती है। जो एरिया नर्वस सिस्टम का जहां पर माइलिन वाले एक्सॉन्स प्रेजेंट है ना, वो व्हाइट दिखेगा, इसीलिए उसको व्हाइट मैटर भी बोल देते हैं। ठीक है, और जो नॉन माइलिनेटेड वाला एरिया है वो व्हाइट नहीं दिखेगा, वो ग्रे सा दिखेगा, तो उस पोर्शन को हम ग्रे मैटर भी बोल देते हैं। ठीक है, ये तुम्हारी बुक में दिया नहीं है इतना, तो इतना जाने की जरूरत नहीं है डीप में।
एक इम्पॉर्टेंट बात देखो, जो सेल्स होती है ना, हमने फर्स्ट क्लास में भी देखा था आई थिंक, ओवरऑल अगर हम देखो नर्वस सिस्टम की बात करें तो एक तो हमने देख लिया कि न्यूरॉन्स हैं। बात सुनी थी डिस्कवरी चैनल पर, क्या चीज? हम व्हाइट और ग्रे मैटर के बारे में। मैम जो झूठ बोलते हैं ना मैम, उनके अंदर हाँ, व्हाइट जो मैटर होता है वो मैम ज्यादा होता है, और जो लोग सच बोलते हैं उनके अंदर ग्रे मैटर ज्यादा होता है। अच्छा ऐसा भी है, ये तुमने अच्छी बात बताई, चलो फिर बढ़िया है, हो सकता है हो ऐसा कुछ, डिस्कवरी वगैरह पे वही बताते हैं जो बेसिकली रिसर्च वगैरह करते हैं। ठीक है, अलग अलग वैसे पोर्शंस होते हैं इनके, कि वहां पे जैसे ब्रेन आप देखोगे या वैसे देखते हैं तो व्हाइट सा दिखता है वो थोड़ा, क्योंकि उसमें क्या है, ऐसे ही टाइप के माइलिनेटेड न्यूरॉन्स ही ज्यादा है। ठीक है, जो आपको ब्रेन का एरिया दिखेगा या सेरिब्रल कॉर्टेक्स, तो उसमें थोड़ा सा व्हाइटिश ही होता है ड्यू टू माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। लेकिन तुमने एक एक्स्ट्रा बात बताई, बढ़िया, चलो ठीक है। तो देखो नर्वस सिस्टम में अगर हम ओवरऑल बात करें तो दो तरीके की सेल्स हमें मिलती है, एक तो न्यूरॉन्स हो ही गए जो बेसिक काम कर रहे हैं, बेसिक यूनिट है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल, और एक सेल्स होती है न्यूरोग्लिया। ठीक है, न्यूरोग्लिया बेसिकली क्या है, सपोर्टिंग सेल्स हैं। ये ओवरऑल जो न्यूरॉन्स काम करेंगे, उनकी वर्किंग, उनको काम करने में सपोर्ट करेंगी। कैसे सपोर्ट करेंगी? उनको एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगी, जैसे न्यूरॉन्स के आसपास से डेब्रीज को हटाना, वेस्ट मटेरियल को हटाना, यूजफुल सब्सटेंसेस, यूजफुल प्रोटीन्स को प्रोवाइड करना। ठीक है, तो एक तरीके से इनके लिए क्या बना रही है, माहौल बना रही है कि तुम काम करो, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, ऐसे टाइप से। तो जो हमने श्वान सेल बोली ना, वो श्वान सेल क्या है, वो एक तरीके से न्यूरोग्लियल सेल ही है। ठीक है, और भी होती हैं, लेकिन आपके हिसाब से बस ये ध्यान रखो कि श्वान सेल क्या है, एक न्यूरोग्लियल सेल है, सपोर्टिंग सेल है। वो कैसे सपोर्ट कर रही है, वो माइलिन शीट बना के सपोर्ट कर रही है। तो जैसे नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन्स भी है, मान लो एक ये न्यूरॉन है, एक ये न्यूरॉन है, एक ये न्यूरॉन है, इनके चारों तरफ बहुत लार्ज अमाउंट में न्यूरोग्लियल सेल्स ऐसे प्रेजेंट होती हैं इनके चारों तरफ, जो क्या करेंगी, एक एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगी इनकी न्यूरॉन्स की वर्किंग के लिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, बस एक टाइप की सेल होती है न्यूरोग्लियल सेल्स। अब देखो लास्ट क्लास में फिर हमने ये बताया था मैंने तुम्हें, एक तरीके के न्यूरॉन्स होते हैं सेंसरी, एक होते हैं मोटर, और एक होते हैं इंटर न्यूरॉन्स। सेंसरी क्या कर रहे हैं, जो सेंस ऑर्गन से, इसके बाद बस एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सेंस ऑर्गन से कहाँ पे इम्पल्सिस को या सिग्नल को लेके जा रहे हैं, ब्रेन तक या स्पाइनल कॉर्ड तक, यानी कि सीएनएस तक। ठीक है, जो मच्छर वाला हमने एग्जांपल देखा था, जैसे मच्छर ने काटा तो सिग्नल लेकर कौन जाएगा, सेंसरी न्यूरॉन, और ब्रेन से सिग्नल लेकर कौन आएगा, मोटर न्यूरॉन। ठीक है, एक तरीके के और होते हैं इंटर न्यूरॉन्स, ये क्या कर रहे हैं, इन दोनों न्यूरॉन्स के बीच में सिग्नलिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे एक तो इधर हो गया ये सेंसरी, और एक इधर हो गया ये मोटर, बीच में भी तो कुछ कनेक्शंस के लिए होने चाहिए ना वायर्स, तो ये बीच में जो कनेक्शंस प्रोवाइड करेंगे इन दोनों के बीच में, ये हो गए इंटरमीडिएट इंटर न्यूरॉन्स। ठीक है, एक ही पॉइंट याद रखना, छोटी छोटी सी बातें हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना। अब देखो बेसिकली स्टार्ट करते हैं कि नर्व में इम्पल्स कैसे ट्रेवल करती है, यानी कि जैसे हमने सर्कुलेटरी सिस्टम में देखा था कि उसमें ऐसे नोड से सिग्नल निकला, एवी नोड पर पहुंचा, बंडल ऑफिस, और पूरा क्या हुआ, हमारा हार्ट की पंपिंग हुई। यहाँ पे क्या होता है, इनिशियली देखो अगर हम देखें तो कोई भी जैसे न्यूरॉन है, अभी हम जो बनाएंगे सिर्फ एक्सॉन बनाएंगे। ठीक है, बेसिक एक बात सुनो, जब भी कोई सिग्नल या नर्व में स्टिमुलस ट्रेवल करेगा, सिग्नल मिला, सिग्नल क्या करेगा, इस न्यूरॉन में ट्रेवल करेगा। कैसे ट्रेवल करता है, ये जो डेंड्राइट्स होते हैं ये सिग्नल लेंगे। ठीक है, जैसे ये मेरा हाथ है, हाथ हो गया सिंपली, ये बीच का पोर्शन मान लो जो हथेली है या पाम है, ये है सेल बॉडी, ये जो निकले हुए हैं ये हो गए डेंड्राइट्स। ठीक है, ऐसा सही स्ट्रक्चर, और नीचे का पोर्शन हो गया ये एक्सॉन, इसको ऐसे मान लो ये पूरा हाथ क्या है, मेरा न्यूरॉन है। तो डेंड्राइट्स का काम क्या है, डेंड्राइट्स का काम है सिग्नल को कैच करना। ठीक है, जो पीछे से सिग्नल आ रहा है उसको लेना, पीछे भी कहीं से आ ही रहा होगा ना सिग्नल, तो ये डेंड्राइट्स क्या करेंगे, सिग्नल को लिया, सिग्नल को लेके सेल बॉडी में ट्रांसफर कर दिया, जैसे यहां से लिया, ट्रेवल होके सेल बॉडी में सेंटर में सिग्नल आया, सेल बॉडी से सिग्नल कहां पहुंचेगा, जैसे ये सिग्नल आ रहा था, चारों तरफ से डेंड्राइट्स ने सिग्नल इकट्ठा करा और सेंटर में भेज दिया, सेल बॉडी से सिग्नल
एक्सॉन में कैसे ट्रेवल करेगा, ठीक है, एक्सॉन में कैसे ट्रेवल करेगा सिग्नल, ये हम पूरा पढ़ेंगे, ठीक है, एक्सॉन में क्या होता है, ठीक है। तो अभी मैंने क्या बनाया है, सिर्फ एक्सॉन वाला पोर्शन बनाया। क्या कंडीशन होती है, एक एक करके हम कंडीशन देखेंगे। इनिशियली क्या हो गया भाई, कौन टिंग टिंग कर रहा है? डेंड्राइट्स में कैसे आएगा? कहीं ना कहीं न्यूरॉन, डेंड्राइट्स क्या करते हैं, एक तरीके से सिग्नल ले रहे हैं। अब वो सिग्नल हो सकता है सेंसरी सिग्नल हो, सिग्नल में तो कहीं से भी आ सकता है। अभी हम आगे देखेंगे कि एक से दूसरा न्यूरॉन, ऐसे कई न्यूरॉन आपस में भी कनेक्टेड होते हैं, ऐसे समझ लो ना ट्रांसमिशन वायर, एक के बाद एक न्यूरॉन्स लगे हुए हैं। तो ये न्यूरॉन या तो हमारे सेंस, यहाँ पे स्किन पे मान लो, यहाँ पे ले रहा है सिग्नल, ठीक है, मान लो मैंने कुछ टच करा, या कोई चीज, जैसे मच्छर वाला एग्जाम्पल था, मच्छर ने काटा, तो हमने जो पता लगा कि मच्छर ने काटा, वो कैसे पता लगा, इस न्यूरॉन ने सेंस करा, ठीक है। तो कहीं से तो कुछ ना कुछ सिग्नल आ ही रहा है, और एक के बाद एक न्यूरॉन्स क्या होते हैं, जैसे ये न्यूरॉन था, एक के बाद एक कनेक्टेड होते हैं, ट्रांसफर करते जाएंगे सिग्नल आगे आगे अगले अगले न्यूरॉन को, ठीक है, तभी तो पूरी बॉडी में ट्रेवल होगा। तो इनिशियली जो काम करते हैं, कहने का मतलब ये है, कभी भी एक्सॉन की तरफ से नहीं चलेगा। सबसे पहला पोर्शन जो सिग्नल कैच करेगा वो है डेंड्राइट। डेंड्राइट क्या कर रहा है, एक तरीके से एंटीने का काम कर रहा है, ठीक है। एक्सॉन, फिर सेल बॉडी में पहुंचेगा सिग्नल, और उसके बाद एक्सॉन में, ठीक है, फिर एक्सॉन से दूसरे डेंड्राइट में जाएगा। उल्टा कभी नहीं जाएगा कि एक्सॉन ने सिग्नल कैच कर लिया, ऐसा नहीं होगा। कहने का मतलब ये है यूनिडायरेक्शनल, डेंड्राइट टू एक्सॉन, ठीक है, वापस उल्टा कभी नहीं आता। तो अब हम देखो वही पोर्शन यहां पर ड्रॉ करेंगे, सिर्फ एक्सॉन वाला देखेंगे, ठीक है, कि जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, व्हाट इज एक्शन पोटेंशियल, और वो कैसे जनरेट हो रही है। देखो नॉर्मल कंडीशन में मान लो आपका जो न्यूरॉन था वो बिल्कुल क्या था, रिलैक्स कंडीशन में था, ठीक है। रिलैक्स कंडीशन को यहां पर बोलते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल, ठीक है, क्या कंडीशन है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, यानी कि न्यूरॉन के पास कोई सिग्नल नहीं है, कुछ नहीं हो रहा वहां पे, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। रेस्टिंग क्यों बोल रहे हैं, नो सिग्नल, मेम्ब्रेन मतलब जो ये न्यूरॉन है, एक्सॉन का भी कुछ मेम्ब्रेन है ना, तो उस मेम्ब्रेन का आउटसाइड एनवायरनमेंट कैसा है, न्यूरॉन किसी एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होगा, जैसे हम इंटरस्टिशियम बोलते हैं, उसी चीज को ले लो, आउटसाइड, और एक न्यूरॉन के अंदर कंडीशन होगी, जो सेल है साइटोप्लाज्म है ना न्यूरॉन का भी, न्यूरॉन क्या सेल है, उसके अंदर भी कुछ एनवायरनमेंट होगा, तो आउटसाइड और इनसाइड। नॉर्मल कंडीशन में जब कोई सिग्नल नहीं आ रहा, तो हमारा जो रेस्टिंग है या रिलैक्स कर रहा है न्यूरॉन, वो उसका पॉजिटिव होता है मेम्ब्रेन आउटसाइड। मेम्ब्रेन कैसा होता है उसका, बाहर पॉजिटिव होता है और अंदर नेगेटिव होता है। ऐसा क्यों है, क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में इस मेम्ब्रेन में आपके पोटेशियम और नेगेटिव आयंस अंदर आ सकते हैं, नेगेटिव आयंस कहां आ सकते हैं, इन, ठीक है, और सोडियम आयंस होते हैं बाहर, ठीक है। इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि नॉर्मल कंडीशन में, यानी कि रेस्टिंग कंडीशन में, बाहर सोडियम ही सोडियम होते हैं आउटसाइड एनवायरनमेंट में, ठीक है, और मेम्ब्रेन के अंदर यानी कि न्यूरॉन के अंदर पोटेशियम आयंस होते हैं बहुत ज्यादा अमाउंट में, और साथ के साथ नेगेटिव आयन जैसे क्लोराइड वगैरह या बाइकार्बोनेट, और कुछ प्रोटीन्स, ठीक है, जो नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, ओवरऑल बाहर का सरफेस हो जाता है पॉजिटिव और अंदर का हो जाता है नेगेटिव, ठीक है। इस कंडीशन को हम बोलते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन। अब इसमें हम देख रहे हैं कि कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी कि कुछ ना कुछ वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, आयंस की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे कुछ चार्ज का या वोल्टेज, जैसे आपने उसमें फिजिक्स वगैरह में पढ़ा होगा, क्या होता है पॉजिटिव नेगेटिव करंट वरंट फ्लो करता है, तो उसकी वजह से क्या हुआ, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, चार्जेस में डिफरेंस की वजह से, पोटेंशियल के डिफरेंस की वजह से, यहाँ पर एक, अगर हम इस चीज को नापे कि कितना पोटेंशियल था, रेस्टिंग में हमें -70 मिली वोल्ट का पोटेंशियल मिलता है इस सेल के अराउंड, ठीक है, और इसी को हम बोल देते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ये वैल्यूज याद रखना थोड़ा सा, ठीक है।
तो फर्स्ट कंडीशन क्या है कि नॉर्मल कंडीशन में जो सेल है वो सिर्फ K+ और नेगेटिव आयंस को अलाउ कर रही है अंदर आने के लिए, सोडियम आयन सारे बाहर इकट्ठे होते जा रहे हैं, ठीक है। उसकी वजह से बाहर पॉजिटिव हो गया, अंदर नेगेटिव हो गया, और एक पोटेंशियल या ग्रेडियंट क्रिएट हो गया जिसकी वैल्यू थी -70 मिलीवोल्ट। इसी को बोलते हैं हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। और ऐसे मेम्ब्रेन को क्या बोलेंगे? पोलराइज्ड मेम्ब्रेन। ठीक है, ऐसे मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं पोलराइज्ड मेम्ब्रेन। अब देखो नेक्स्ट क्या होगा। नेक्स्ट कंडीशन, नेक्स्ट ही पेज पे लिखते हैं, छोड़ो। नेक्स्ट कंडीशन में क्या होगा? मान लो कोई सिग्नल आया, जैसे डेंड्राइट से हमने देखा कि सिग्नल ट्रेवल करके सेल बॉडी में गया और सेल बॉडी से कहां पहुंचा? एक्सॉन में पहुंचा। तब क्या होगा? जैसे ही यहां पर सिग्नल आएगा, इस मेम्ब्रेन में क्या होता है? पंप्स होते हैं। जैसे एक ये हमने बनाया सोडियम पंप, चैनल लिखते हैं, पंप नहीं लिखते, सोडियम चैनल। एक होगा सोडियम चैनल और एक होगा पोटेशियम चैनल। दो तरीके के चैनल न्यूरॉन की मेम्ब्रेन में होते हैं, ठीक है। अब ये कैसे काम करेंगे? जैसे ही सिग्नल आया कोई, तो इसमें क्या होगा? सर्टेन चैनल्स के थ्रू पंप्स, ये सोडियम आयंस अंदर आने शुरू होंगे, यानी कि सोडियम आयंस का इनफ्लक्स स्टार्ट होगा, ठीक है। उसकी वजह से जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल मैंने यहाँ -70 लिखा था, ये -70 से थोड़ा बढ़ने लगेगा, ठीक है। कैसे बढ़ेगा? मान लो ये बढ़ बढ़ के कितना पहुंचा? -45 तक पहुंच गया, ठीक है। तब तो ठीक है। अगर -45 से नीचे रह गया, -44 रह गया, -43 आ गया, तो ये चैनल्स कोई काम नहीं करेंगे, ठीक है। ये कंडीशन है। अगर सिग्नल इतना स्ट्रांग आया कि वो -45 तक ले गया पोटेंशियल को, तब तो सिग्नल आगे बढ़ेगा, अदरवाइज नहीं बढ़ेगा, ठीक है। समझ आएगी बात? तो ये जो -45 का एक लिमिट लगा दिया, एक बाउंड्री लगा दी है, इसको बोलते हैं थ्रेशहोल्ड पोटेंशियल। थ्रेशहोल्ड पोटेंशियल यानी कि सिग्नल जनरेट करने के लिए, सिग्नल को आगे बढ़ाने के लिए क्या चाहिए? हमें -45 तक का सिग्नल चाहिए। अगर वो है तो अच्छा है, आगे बढ़ेगा काम, नहीं तो रुक जाएगा, ठीक है। मान लो हमारे पास सिग्नल ऐसी आया कि वो -45 तक था, ठीक है। तब क्या होगा? -45 तक जैसे ही सिग्नल आए, एक सडन इन्फ्लक्स, बहुत ज्यादा अमाउंट में सोडियम अंदर आने लग जाएंगे। बाहर थे ना पहले सोडियम, बाहर बहुत ज्यादा मात्रा में सोडियम थे, वो सारे कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट की वजह से हाई टू लो ट्रेवल करके, जैसे ही ये चैनल ओपन हुआ, सब अंदर भरने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। सोडियम अंदर आए जा रहा है, आए जा रहा है, आए जा रहा है, ठीक है। जैसे जैसे सोडियम अंदर आता जाएगा, अंदर का एनवायरनमेंट जो पहले यहां पर नेगेटिव था, वो कैसा हो जाएगा? वो पॉजिटिव होने लगेगा। समझ आई बात? वो कैसा होने लगेगा? वो पॉजिटिव होने लगेगा, क्योंकि Na क्या हो गए? Na बहुत ज्यादा अमाउंट में अंदर आ गए, सोडियम, ठीक है। अंदर आते जा रहे हैं, ये अभी भी चैनल खुला हुआ है और ये भरते जा रहे हैं अंदर। तो क्या हुआ? यहाँ पे पोटेंशियल जो -45 से आगे बढ़ रहा था, -45 से बढ़ते बढ़ते वो +45 पर पहुंच जाएगा। प्लस में क्यों पहुंचा ये? क्योंकि अंदर सोडियम आ रही है, अंदर की मेम्ब्रेन पॉजिटिव होती जा रही है। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? डीपोलराइजेशन ऑफ द मेम्ब्रेन। डीपोलराइजेशन ऑफ द मेम्ब्रेन बोलो, या डीपोलराइज्ड स्टेट बोल देते हैं, ठीक है। और जैसे ये कंडीशन बनती है, सारी बातें देखो अलग अलग हैं लेकिन लिंक्ड है, ठीक है, एक के बाद एक जुड़ी हुई। जैसे ही ये कंडीशन बनेगी कि अंदर की सरफेस हो गई पॉजिटिव और बाहर की सरफेस हो गई नेगेटिव, क्योंकि सारे पोटेशियम पहले से अंदर थे, पोटेशियम तो पहले से अंदर थे ना, नेगेटिव आयंस भी पहले से अंदर थे और सोडियम भी अंदर आ गया, तो अंदर ज्यादा पॉजिटिव हो गया और बाहर का एरिया हो गया नेगेटिव। तो जैसे ही ये कंडीशन जनरेट होती है, इसको ही बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल आ गया। एक्शन मतलब अब क्या होगा? अब सिग्नल आगे बढ़ेगा, सिग्नल स्टार्ट हो गया है
और कैसे होगा, एक्शन का मतलब ये होता है ना कि कोई काम करना स्टार्ट हो गया, शुरू हो गया ये, ठीक है। तो ये सिग्नल स्टार्ट हुआ, यानी कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया, ठीक है। अब ये एक्शन पोटेंशियल क्या करेगा, धीरे धीरे पूरे न्यूरॉन में आगे, पूरे एक्सॉन में आगे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ। मेम्ब्रेन कैसी हो गई हमारी, डीपोलराइज्ड। पहले कैसी थी, पोलराइज्ड, ठीक है। रेस्टिंग में कैसी थी, वो पोलराइज थी, बाहर प्लस अंदर माइनस। जैसे ही इंपल्स आई, इंपल्स -45 से ज्यादा सिग्नल दे गई, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, मेम्ब्रेन कैसी हो गई, डीपोलराइज, ठीक है। इसी को हम बोल देते हैं कि इंपल्स जनरेट हो गई। एक्शन पोटेंशियल तो इसके टर्म्स में बोलेंगे, मेम्ब्रेन के टर्म्स में, और वैसे अगर नॉर्मल में बोलते तो इंपल्स स्टार्ट हुई, एक वेव स्टार्ट हुई जो धीरे धीरे करके आगे बढ़ती जाएगी। ऐसा क्यों बोल रहे हैं धीरे धीरे आगे बढ़ेगी, क्योंकि ये जो डीपोलराइजेशन मैंने दिखाया ना कि सोडियम चैनल ओपन हुए और सोडियम अंदर आ रहे हैं, ये पूरी एक्सॉन में एक साथ नहीं होता, ठीक है। ये एक एक पॉइंट पे होगा, जैसे तुम्हारी बुक में ए पॉइंट दिया है, फिर उसके बाद दिया एक बी पॉइंट, फिर ऐसे सी पॉइंट और डी पॉइंट, पूरा न्यूरॉन ऐसे ही कवर होगा, पूरा एक्सॉन ऐसे ही कवर होगा, ठीक है। ये सोडियम चैनल्स एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ओपन हुए हैं, सिर्फ वहां पर मेम्ब्रेन कैसी हुई है, डीपोलराइज हुई है, ठीक है। धीरे धीरे क्या होगा, ये आगे बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा आगे वो देखते हैं। एक पॉइंट था ए पॉइंट, यहाँ पे क्या हो गई, मेम्ब्रेन डीपोलराइज हो गई, यानी कि अंदर प्लस हो गया और बाहर हो गया माइनस। लेकिन जो आगे के पॉइंट्स थे, बी पॉइंट, सी पॉइंट और डी पॉइंट, वहां पर अभी कोई इंपल्स नहीं पहुंची, क्योंकि इंपल्स धीरे धीरे पहुंचेगी। जो करंट भी फ्लो करता है, धीरे का मतलब ये नहीं है कि एक आधे मिनट बाद पहुंचेगी, मिली सेकेंड्स, लेकिन एक साथ नहीं। जो भी, जैसे हम चल भी रहे हैं तो हम धीरे धीरे ही चलते हैं ना, आगे बढ़ रहे हैं, तो वही चीज यहाँ पे हो रही है, ये इंपल्स धीरे धीरे आगे बढ़ रही है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, ठीक है। तो जैसे ए पॉइंट पर डीपोलराइज हो गई मेम्ब्रेन, बाकी जगह अभी रेस्टिंग मेम्ब्रेन था, पोलराइज था, कैसे, बाहर पॉजिटिव और अंदर नेगेटिव, यहां पर भी यही कंडीशन थी, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे इतना पोर्शन, ये ए वाला पोर्शन क्या हुआ है, सिर्फ ये डीपोलराइज हुआ है, तो ये करंट फ्लो करेगा। अब आगे कैसे पहुंचेगी इंपल्स, आगे इसलिए पहुंचेगी जब ये पॉजिटिव, जैसे नॉर्मल फिजिक्स में तुमने पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में, कि कैसे ट्रेवल करते हैं, करंट प्लस टू माइनस ट्रेवल करेगा। तो मेम्ब्रेन के अंदर, यानी कि न्यूरॉन के अंदर इंपल्स कैसे ट्रेवल करेगी, ए टू बी, सही है, और बाहर बी टू ए, ठीक है। ये ध्यान रखनी है, बी टू ए क्यों कर रही है, क्योंकि प्लस से माइनस की तरफ फ्लो होगा, प्लस से माइनस की तरफ फ्लो होगा ना करंट, और सर्किट कंप्लीट हो जाएगा एक। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये चीज जब ये फ्लो कर गई आगे, यहाँ इस पॉइंट से, ए से बी पे पॉइंट से फ्लो कर गई अंदर की तरफ, इनसाइड वाले में देखो, इनसाइड क्या हुआ, ए से बी में फ्लो कर गई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे फिर से माइनस आ जाएगा, ठीक है। और ऊपर में क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा और यहाँ पे प्लस आ जाएगा, मतलब एक तरीके से रिवर्सल हो जाएगा, समझ रहे हो बात। अब एक कंडीशन में देखो, यहाँ पे अंदर फिर से माइनस आ गया और यहाँ पे प्लस आ गया, यानी कि दोबारा से ये क्या हो गया, दोबारा से पोलराइज या रेस्टिंग कंडीशन न्यूरॉन पहुंच गया और इंपल्स आगे ट्रेवल कर गई। यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे अब प्लस आ जाएगा अंदर और यहाँ पे बाहर माइनस आ जाएगा, ठीक है। यानी कि ये जगह कैसी हो गई, ये डीपोलराइज हो गई, ठीक है। फिर ऐसे ही करते करते इंपल्स कैसी बढ़ती रहेगी, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट आगे बढ़ती रहेगी। काम ये मिली सेकेंड्स का, ये लेकिन ये चलेगी ऐसे ही। इतनी बात समझ में आई, बोलो, समझ में आई नहीं, कहाँ गायब हो गए सारे बच्चे। मैम एक बार रिपीट कर दो। अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी और सुनना है आगे। अभी मैं दोबारा से कुछ बताऊंगी, फिर लिंक होगा, सुनते जाओ बस, ठीक है। फिर रिपीट करूंगी पूरा। इतनी बात समझ में आई, यहां तक समझ में आ गया था, अच्छा। एक्शन पोटेंशियल कैसे जनरेट हुआ, बेसिकली खेल क्या है, बेसिकली खेल है इस पोटेंशियल का, कि रेस्टिंग में ये करंट कितना था, सिर्फ -70, ठीक है। जैसे ही सिग्नल आया, ये -45 तक गया और इसने चेक करा कि हाँ, क्या सिग्नल में दम है, क्या मुझे आगे इसको भाई एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल का रिक्वायरमेंट है ना,
मान लो हल्का सा, जैसे तुम्हें किसी को धक्का देना है तो तुम्हें धक्का जोर से ही देना पड़ेगा ना कि वो गिर जाए। मान लो तुमने हल्के से धक्का दिया तो वो तो हिल के ही खड़ा हो जाएगा, संभल जाएगा। और मान लो तुमने किसी को बहुत जोर से धक्का दिया तो वो गिर ही जाएगा फिर। ठीक है, वही कंडीशन यहाँ है। यहाँ क्या करना है, इससे सिग्नल को इतना जोर का होना चाहिए, इतना होना चाहिए कि सिग्नल पूरे न्यूरॉन में या पूरे एक्सॉन में आगे तक ट्रेवल करे। तो ठीक है, एक लिमिट लगा दी गई है, और लिमिट कितनी लगाई है, -45 की, कि अगर इतना स्ट्रॉन्ग सिग्नल है तब तो आगे बढ़ेगा, अदरवाइज नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो कितना होना चाहिए, -45। तो फिर यही बोल रहे हैं ये कि जैसे ही -70 रेस्टिंग में था, न्यूरॉन कुछ नहीं कर रहा, जैसे ही स्ट्रॉन्ग सिग्नल आया, मान लो -50 का आया, तो ये तो ज्यादा, इससे क्या हो गया, कम हुआ, तो ये तो ट्रेवल नहीं कर पाएगा। ठीक है, और जैसे ही मान लो -44 का आया, यहां तक खींच कर ले गया इसको, तो क्या करेगा, ये ट्रेवल करेगा आगे, सिग्नल आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग सिग्नल आया है, स्ट्रॉन्ग है तो वो पूरा एक्सॉन को ट्रेवल कर सकता है। उसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे हमारे सोडियम चैनल्स ओपन होंगे। सिग्नल कैसे ट्रेवल करेगा, सबसे पहले मेम्ब्रेन थी पोलराइज्ड स्टेट में, पोलराइज स्टेट में। ठीक है, यानी कि बाहर प्लस और अंदर माइनस। ठीक है, जैसे ही सिग्नल आता है मेम्ब्रेन कैसी हो जाएगी, डीपोलराइज्ड। डीपोलराइज का मतलब है बाहर माइनस अंदर प्लस। और ये क्यों हुआ, क्योंकि सोडियम चैनल्स ओपन हो गए, सोडियम सारे अंदर आ गए, सारे पॉजिटिव आयन अंदर आ गए, तो अंदर पॉजिटिव ही हो जाएगा। ठीक है, एक कंडीशन ही हो गई। जब मेम्ब्रेन डीपोलराइज होती है, उसी कंडीशन को हम बोलते हैं कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया। ठीक है, अब बुक के अकॉर्डिंग सुन लो, बस ज्यादा डीप में नहीं जाते। एक्शन पोटेंशियल क्या हुआ, जनरेट हो गया। अब ये एक्शन पोटेंशियल क्या होगा, जो मैंने बताया, ए से बी पॉइंट, बी से सी पॉइंट, मतलब न्यूरॉन में, एक्सॉन में क्या होगा, आगे 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 बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे क्या होगा, एक एक पॉइंट पर, पहले ए पॉइंट पे मेम्ब्रेन डीपोलराइज हुई, फिर बी पे होगी, फिर सी पे होगी, फिर डी पे होगी। ठीक है, और जैसे जैसे डीपोलराइज होगी वैसे वैसे इम्पल्स हमारी या सिग्नल हमारा आगे बढ़ता चला जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब तो आसान भाषा में बताया, बोलो। यस। ठीक है, इसको पढ़ के देखना तब और ज्यादा क्लियर होगा। देखो उसके बाद क्या होता है, अब मैं इतना डिटेल में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि तुम्हारे सपोर्टिव मटेरियल में शायद इतना डिटेल में दिया हुआ है, मुझे एक बच्चे ने बताया। ऐसा है क्या, बोलो, किसने पढ़ा है सपोर्टिव मटेरियल, किसी ने नहीं पढ़ा, रुकैया। मैम नहीं, एनसीईआरटी के जैसा ही दिया हुआ है सपोर्टिंग मटेरियल में भी। कोई बच्चा बता रहा था कि दिया हुआ है, एनसीईआरटी में तो बहुत छोटा सा दिया है, उसमें तो कुछ भी नहीं दिया मतलब। ठीक है, तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चलिए, दो चार वर्ड समझ लो जो तुम्हारी बुक में दिया है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल समझ आ गया, जब न्यूरॉन के पास कोई सिग्नल नहीं है, दैट इज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ठीक है, जैसे ही सिग्नल आता है मेम्ब्रेन क्या होती है, पोलराइज से डीपोलराइज होने लगेगी, यानी कि अंदर पॉजिटिव बाहर माइनस। ये इंपॉर्टेंट है, यही ध्यान रखना है। ठीक है, -70 फर्स्ट वैल्यू है, उसके बाद +45 है आपकी एक्शन पोटेंशियल, ये है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। आपके बुक में वैल्यूज नहीं दी है तो मत याद रखना, बस समझने के लिए समझ लो। -70 इज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, और जो एक्शन पोटेंशियल है वो कितने पे आता है, वो आता है एक तरीके से +45 पे। ठीक है, अब दूसरी एक लास्ट बात सुनो, इसमें फिर क्या होगा। अब मान लो मैंने ये बोला था कि जैसे ही सिग्नल आया, सोडियम अंदर आने लगेंगे, सोडियम अंदर आ रहे हैं, तो सोडियम को रोकने वाला भी तो कोई होना चाहिए ना। ऐसा तो नहीं है कि सोडियम आए जा रहे हैं आए जा रहे हैं, कोई रोके ही ना। तो इसको रोकने का क्या तरीका है, इसको रोकने का यही तरीका है कि जैसे ही +45 से अब ज्यादा सिग्नल हो गया, +45 से मान लो +46 भी हो गया, तभी कंडीशन उसी वे पे क्या हो जाएगा, ये सोडियम चैनल बंद हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही ये +45 से ज्यादा वोल्टेज होगी, ये सोडियम चैनल बंद हो जाएगा और पोटेशियम चैनल क्या होगा बच्चों, आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है, पोटेशियम चैनल ओपन होते ही पोटेशियम बाहर जाने लग जाएंगे। पोटेशियम क्या होगा, जैसे चैनल खुलेगा बाहर की तरफ भागेगा। क्यों भागेगा, क्योंकि ये पहले अंदर था, अंदर क्या था, हाई, और बाहर क्या था, लो।
तो ये दोबारा से हाई से लो की तरफ भागेगा। और ये क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि हमें ज्यादा पॉजिटिव नहीं करना। यहाँ पर भी लिमिट है कि पॉजिटिव 45 से ज्यादा नहीं हो सकता, 46 47 नहीं चलेगा। मेम्ब्रेन को दोबारा से रेस्टिंग पोटेंशियल में पहुंचाना है, -70 में पहुंचाना है। क्यों पहुंचाना है? जो ये हमने यहाँ पर लिखा था, ये दोबारा से रेस्टिंग पे। अब जब इम्पल्स आगे बढ़ गया तो पुराना इम्पल्स कहाँ से ए से बी पहुंच गया। मैम इम्पल्स क्या होता है? इम्पल्स बेटा जो ये ऐसे सिग्नल चलेगा इसको बोल रहे हैं इम्पल्स। जैसे आप फिजिक्स में पढ़ते हो ना, इलेक्ट्रिक करंट भी ट्रेवल हो रहा है, तो उसको क्या बोल रहे हैं? एक तरीके से इम्पल्स बोल लो कि एक से दूसरे पॉइंट पर जो वेव जा रहा है, जो सिग्नल जा रहा है, उसको बोल रहे हैं इम्पल्स। क्या नहीं पढ़ा? क्या नहीं पढ़ा रुकैया? ये चैप्टर ही नहीं पढ़ा? माइक ओपन है, माइक ऑन करके बोलो। अभी तुम सुन लो, फिर मैं तुम्हें सिर्फ बुक। मैम सपोर्टिंग मटेरियल बोल रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। अभी सिर्फ सुन लो, फिर मैं तुम्हें बुक के अकॉर्डिंग बता दूंगी। बुक में बहुत छोटा सा दिया है, ठीक है। इम्पल्स किसे बोल रहे हैं? ये जो आगे आगे सिग्नल बढ़ता जा रहा है, इसको बोल रहे हैं इम्पल्स, ठीक है। सिग्नल एक बार में नहीं जाएगा, धीरे धीरे ही आगे बढ़ेगा ना, लेकिन वो धीरे कितना होता है? वो भी मिली सेकेंड और नैनो सेकेंड का ही खेल है, ठीक है। बहुत छोटा टाइम है, लेकिन बढ़ेगा पॉइंट टू पॉइंट। दूसरी बात मैं क्या बता रही थी, हाँ, कि सोडियम चैनल ओपन हो गए। लास्ट में यहाँ पर क्या होता है? लास्ट में आपका बच्चों क्या होगा? जैसे ये पोटेशियम वाले बाहर जाते हैं, उस चीज को भी ब्रेक लगाना है। हर जगह क्या है? एक लिमिट लगा रखी है। ये पोटेशियम जैसे जैसे बाहर जाते जाएंगे, यहाँ पे क्या होगा? दोबारा से आपका ये जो नीचे जाएगा -45 से लेके -80 तक चला जाता है, ठीक है। तो इसको क्या करना है? इसको लेकिन हमें -70 तक पहुंचाना है वैल्यू को। तो लास्ट में आपका यहाँ पर सोडियम पोटेशियम पंप, सोडियम पोटेशियम पंप का एक इंपॉर्टेंट रोल है, ये आपकी बुक में भी दिया है, ये ध्यान रखना बस, ठीक है। सोडियम पोटेशियम पंप क्या करेगा? ये एक्टिवेट हो जाएगा मेम्ब्रेन का। ये पंप क्या करता है? -70 यानी कि मेम्ब्रेन को दोबारा से रेस्टिंग कंडीशन में ले जाने के लिए ये 3 पोटेशियम को बाहर फेंकना स्टार्ट कर देगा। 3 पोटेशियम को बाहर फेंकेगा, और सॉरी सोडियम को बाहर फेंकेगा, और 2 पोटेशियम को अंदर लाएगा। ये वैल्यू याद रखनी है, दिस इज हाईली इंपॉर्टेंट, ठीक है। सोडियम पोटेशियम पंप कब काम कर रहे हैं? जब मेम्ब्रेन को हमें दोबारा से रेस्टिंग कंडीशन में ले जाना है, यानी कि दोबारा से -70 पे ले जाना है, ठीक है। तो ये सोडियम पोटेशियम पंप 3 पोटेशियम को बाहर फेंकेगा, और फिर पोटेशियम बोल दिया, 3 सोडियम को बाहर फेंकेगा और 2 पोटेशियम को अंदर लेकर आएगा। और ये ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि अगर ध्यान हो तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में क्या कंडीशन थी? सोडियम बाहर ही थे ना। नॉर्मल कंडीशन में क्या थे? सोडियम बाहर ज्यादा थे और पोटेशियम अंदर ज्यादा थे। तो इसी कंडीशन को मेंटेन करने के लिए हमारा सोडियम पोटेशियम पंप लास्ट में काम करेगा, ठीक है। ये एनर्जी यूज करके सारे सोडियम जो अंदर आ गए थे पहले चैनल के थ्रू, उनको उठा उठा के बाहर फेंकना शुरू कर दे, ठीक है। क्योंकि इनका एक्चुअल पोजीशन बाहर ही है, अंदर ये आए थे लेकिन अंदर नहीं रखना है इनको। पंप क्या करेगा? इन सबको बाहर फेंकेगा और पोटेशियम को अंदर लाएगा। और जैसे ये कंडीशन आएगी, दोबारा से मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी? दोबारा से मेम्ब्रेन रीपोलराइज्ड स्टेट में पहुंच जाएगी। इस कंडीशन को बोलते हैं फिर रीपोलराइजेशन, यानी कि सिग्नल तो आगे बढ़ गया ए से बी पॉइंट पर, ठीक है। बी पॉइंट कैसा हो गया? बी पॉइंट हो गया अब डीपोलराइज, ठीक है। और ए पॉइंट हो गया दोबारा से रीपोलराइज, यानी कि वो रिलैक्स कंडीशन में पहुंच गया। इतनी बात समझ में आई? अब बोल, नहीं तो मैं फिर एक बार दोबारा से बता दे रही हूँ, इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है एग्जाम में। बोलो, इतनी कथा तुम्हारे इतना डिटेल में नहीं है। सिर्फ आपकी बुक में जो वर्ड्स लिखे हैं, एक्शन पोटेंशियल, इम्पल्स, रेस्टिंग मेम्ब्रेन क्या है, रीपोलराइजेशन क्या है, डीपोलराइजेशन क्या है, उन वर्ड्स को समझाने के लिए इतनी मैंने डिटेल में इसको बताया है, ठीक है। एक चीज और देख लो, फिर मैं तुम्हें ब्रीफ कर देती हूँ और इसके आगे नहीं पढ़ेंगे फिर आज। देखो 3 कंडीशन है बेसिकली,
पूरा अगर हम देखें एक्शन पोटेंशियल कैसे जनरेट हो रहा है, कैसे ट्रेवल कर रहा है, उसमें 3 कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन है रेस्टिंग कंडीशन, जिसमें कोई इंपल्स नहीं आ रहा, कुछ नहीं कर रहा न्यूरॉन, ठीक है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन, उसी को हम बोल देते हैं रेस्टिंग। तो मेम्ब्रेन है, एक्सॉन है, लेकिन उस टाइम पर जो पोटेंशियल है, जो वोल्टेज है, उसको बोल रहे हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अपने बुक वाले टर्म समझ लो, ठीक है। वैल्यू कितनी होती है, -70 मिलीवोल्ट, ठीक है। दूसरा कंडीशन कब आएगा, जब सिग्नल आया। सिग्नल आते ही आपका क्या होगा, सोडियम चैनल विल ओपन। अच्छा एक बात और सुनो, रेस्टिंग मेम्ब्रेन में कंडीशन क्या होती है, आउटसाइड इज पॉजिटिव, है ना, और बाहर क्या होंगे, Na ज्यादा होंगे, सोडियम मोर, और इनसाइड कैसा होगा, नेगेटिव, पोटेशियम अंदर ज्यादा होंगे, ठीक है। जैसे ही सिग्नल आएगा, ठीक है, कोई भी सिग्नल आया, उसमें क्या होगा, मेम्ब्रेन डीपोलराइजेशन की तरफ बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी, सोडियम चैनल्स ओपन होंगे, फर्स्ट कंडीशन ये है, सोडियम चैनल ओपन होंगे। सोडियम चैनल के ऊपर होते ही मोर डिफ्यूजन की तरीके से मान लो, सोडियम क्या होंगे, बाहर से अंदर की तरफ आने लगे, क्योंकि बाहर ज्यादा थे। तो सोडियम का क्या होता है, इसको बोलते हैं इनफ्लक्स ऑफ सोडियम विल स्टार्ट, ठीक है। पोटेशियम कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ सोडियम अंदर आते जा रहे हैं। अब सारे आयंस क्या हुए, अंदर इकट्ठे हो गए, पॉजिटिव वाले। तो क्या होगा, आउटसाइड तो हो गया नेगेटिव, है ना, और इनसाइड कैसा हो जाएगा हमारा, सोचते जाओ, मैं जैसे जैसे बोल रही हूँ दिमाग में सोचते जाओ, ठीक है। इनसाइड कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि सारे सोडियम भी पोटेशियम भी सब कहाँ है, सब अंदर ही आ गए। और इसी कंडीशन को हम बोल देते हैं कि मेम्ब्रेन कैसी हो गई, पहले तो मेम्ब्रेन रेस्टिंग थी, रिलैक्स थी, लेकिन अब क्या हुआ, मेम्ब्रेन एक्टिव हो गई, एक्शन मोड में आ गई, और हम इसको बोलते हैं कि क्या जनरेट हुआ, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया, ठीक है। एक्शन पोटेंशियल तो जनरेट हुआ, और मेम्ब्रेन कैसी हो गई, डीपोलराइज्ड, या डीपोलराइजेशन ऑफ द मेम्ब्रेन, डीपोलराइजेशन ऑफ द मेम्ब्रेन। एक्शन पोटेंशियल का वैल्यू कितना हो जाता है, अंदर प्लस हो गया, पहले अंदर माइनस था तो ये -70 की वैल्यू थी, अब अंदर प्लस हो गया, तो यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल कितना हो गया, +45 मिली वोल्ट, ठीक है। तीसरा पॉइंट देखो, अब एक पॉइंट पर एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गई, अब आगे भी बढ़ाना है उसको, तो ए से बी पर वो ट्रेवल करेगी, तो बी क्या होगा, बी पहले था रिलैक्स, अब डिपोलराइज होगा, और ए हो जाएगा रिलैक्स। तो ये कैसे होगा, अब जब रिलैक्स करना है मेम्ब्रेन को, पहले डिपोलराइज थी, डिपोलराइज से रिलैक्स करने के लिए दोबारा से नाउ पोटेशियम चैनल्स विल ओपन, पोटेशियम चैनल्स ओपन होंगे, और सोडियम चैनल्स क्या हो जाएंगे, इनएक्टिवेट हो जाएंगे। जितने सोडियम अंदर आने थे वो आ चुके, अब और नहीं आने देंगे, उनको क्या कर दिया, उनको इनएक्टिवेट कर देते हैं प्रोटीन्स, ठीक है। और आपके पोटेशियम चैनल ओपन होंगे, जैसे ही पोटेशियम चैनल ओपन होगा, पोटेशियम कहाँ जाएंगे, आउटसाइड, कैसे, हाई टू लो भागेंगे वो, ठीक है, सारे बाहर की तरफ जाने लगेंगे। जैसे जैसे ये बाहर जाएंगे, वैल्यू क्या होगी पोटेंशियल की, अंदर का जो पॉजिटिव साइन था वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। जब एक पॉजिटिव चीज को हमने बाहर निकालना शुरू करा, तो धीरे धीरे वहां की पॉजिटिविटी कम हो जाएगी, वो निगेटिव की तरफ बढ़ेगा। लेकिन अब वो नेगेटिव की तरफ इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि उसको भी रोकना जरूरी है, कि ऐसा ना हो कि सारे पोटेशियम भी बाहर चले जाएं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, फिर सोडियम पोटेशियम चैनल्स ओपन होंगे, सोडियम पोटेशियम पंप्स, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, Na+K+ पंप, इनका रोल आएगा, ठीक है। अब ये पंप क्या करता है, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये पंप क्या करेगा, एक्चुअल कंडीशन में लाने के लिए 3 सोडियम को मेम्ब्रेन के अंदर से आउटसाइड फेंकना शुरू करेगा, ठीक है, और पोटेशियम को कहाँ लाएगा, अंदर। यानी कि वो वाली कंडीशन है कि जब कोई किसी की सुन नहीं रहा, तो घर में भी ऐसा होता है ना कि भाई फिर
जैसे बच्चे सुनते नहीं है छोटे कि भाई पापा को बुलाओ, अब पापा ही देखेंगे। क्या स्कूल में भी ऐसा होता है कि भाई कभी कभी बच्चे नहीं सुनते तो स्पोर्ट्स वाले सर आते हैं, वो कान पकड़ पकड़ के, तुम्हारे यहाँ पता नहीं होता नहीं होता, हमारे यहाँ तो ऐसे थे, वो कान पकड़ते थे ऊपर उठा देते थे कान पकड़ के। तो वो मतलब एक पावरफुल पर्सन को बुलाया जाए जो नॉर्मल कंडीशन को रिस्टोर करे। तो वो पावरफुल पर्सन कौन है यहाँ पे? सोडियम पोटेशियम पंप। ये नॉर्मल कंडीशन को रिस्टोर कर रहा है। सोडियम बाहर ही होने चाहिए तो सोडियम को उठा उठा के बाहर फेंकेगा। इसमें भी होता क्या है, 3 सोडियम बाहर जाएंगे और 2 पोटेशियम अंदर आएंगे एक साथ। ठीक है, तो दिस इज इंपॉर्टेंट, ये याद रखना है। ठीक है, जैसे ही ये पंप एक्टिवेट होगा हमारा मेम्ब्रेन दोबारा से क्या होगा, दोबारा से पहली वाली कंडीशन जो थी बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव कंडीशन में पहुंच जाएगा। और इस कंडीशन को जब ये दोबारा से आ गई एक बार, तब हम इसको बोलते हैं कि मेम्ब्रेन क्या हो गई, रीपोलराइज हो गई, यानी कि दोबारा से उसी कंडीशन में पहुंच गई। ठीक है, बीच में एक कंडीशन आती है हाइपर पोलराइजेशन, वो और सुन लो, बुक में वैसे नहीं दिया है, जिसको पता नहीं है वो देख लेना। एक आती है हाइपर पोलराइजेशन, जब क्या होता है, जब बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या हुआ, पॉजिटिव आयंस बाहर चले गए तो अंदर पूरी मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, -70 से भी ज्यादा, -80 तक पहुंच गई मान लो। तो इस कंडीशन को बोल देते कि मेम्ब्रेन हाइपर पोलराइज हो गई। ठीक है, लेकिन तुम्हारी बुक में इतना दिया नहीं है, इसमें देखो जैसे डायग्राम में। समझ आया? ब्रीफ में ज्यादा डिटेल में मत जाना क्योंकि तुम्हारी बुक में दिया नहीं है, तो नॉट रिक्वायर्ड, बुक के हिसाब से पढ़ लो। क्या हो गया? ठीक है, देखो यहां जैसे लिखा है ये। ठीक है, एक पहली कंडीशन डीपोलराइज हुई, फिर रीपोलराइज हुई, और कभी कभी हाइपर पोलराइज भी हो जाती है। जब वो क्या हो रहा है, पोटेशियम चैनल ओपन होते तो बहुत ज्यादा पोटेशियम बाहर चले गए, तो उस चीज को रोकने के लिए पोटेशियम पंप ओपन होते हैं। लेकिन उससे पहले क्या होती है, मेम्ब्रेन बहुत ज्यादा डीपोलराइज हो चुकी होती है, रीपोलराइज हो जाती है, तो वो ज्यादा नेगेटिव की तरफ चली गई, यानी कि वैल्यू जो है इसके इस डायग्राम में देखो -80 तक भी पहुंच जाती है। ठीक है, तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए, जिससे कि पूरा न्यूरॉन जो ट्रांसफर हो रहा है सिग्नल का वो ब्रेकेज ना हो, सोडियम पोटेशियम पंप लास्ट में ओपन होता है। ठीक है, और वो क्या काम करता है, सोडियम को बाहर भेजेगा, पोटेशियम को अंदर लाएगा। ठीक है, दोनों काम एक साथ होते हैं क्योंकि वो कैसा पंप है, को ट्रांसपोर्टिंग। ठीक है, को ट्रांसपोर्टिंग मतलब 3 सोडियम अंदर लाएगा और 2 पोटेशियम को वो बाहर फेंकेगा। और इसी वजह से क्या होता है, मेम्ब्रेन दोबारा से रीपोलराइज्ड हो गई, रेस्टिंग कंडीशन में अगेन उसी कंडीशन में पहुंच गई जहां से स्टार्ट हुई थी। ठीक है, की बात समझ में आई? बुक के अकॉर्डिंग पढ़ना, मैंने समझा दिया है वो अलग चीज है, लेकिन जितना तुम्हारी बुक में दिया है उतना पढ़ लो। ठीक है, ज्यादा चक्कर में मत पढ़ना, कभी पता चला ज्यादा के चक्कर में 0 हो गया बिल्कुल ही। ठीक है ना? मैम कल वाला क्लास लगेगा आपको जो आपने मैसेज भेजा था? बिल्कुल क्लास लगेगी कल। हाँ, सब लोग सुन लो, 12 से 2 क्लास है, लोकोमोशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे और ट्राई करेंगे कि वो खत्म हो जाए। ठीक है, उसमें कुछ कुछ पॉइंट्स आर हाईली रिलेवेंट और हो सकता है वो एग्जाम में भी आ जाए, जैसे सार्कोमियर का स्ट्रक्चर हो गया, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। ठीक है, इतना तो देखेंगे ही देखेंगे। और ज्यादा टाइम अगर हुआ, क्लास ज्यादा देर तक चल पाई, तो हम ट्राई करेंगे कि स्केलेटन सिस्टम और जॉइंट्स भी कवर हो जाए। ठीक है, मैं तो सोच रही हूँ पूरा एक ही बार में हो जाएगा तो ज्यादा अच्छा है, तुम्हारा टाइम भी सेव होगा थोड़ा सा। तो कल करेंगे क्योंकि बैचेस कंबाइंड है, दूसरा बैच भी आएगा, सब लोग एक ही क्लास में कर लेंगे। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं। सिनैप्स में फिर नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, फिर ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा नहीं तो। ठीक है, तो इसको पढ़ के देखना, और कुछ बात समझ में नहीं आएगी तो नेक्स्ट क्लास में पूछना। नेक्स्ट क्लास में फिर सिनैप्स पढ़ेंगे। ठीक है, सिनैप्स का मतलब क्या है, थोड़ा ब्रीफ में देख लो, अभी टाइम है। अभी मैंने क्या बताया कि सिग्नल कहाँ से आ रहा था, इनिशियली वो डेंड्राइट से आया है ना, डेंड्राइट से यहाँ तक आ गया, एक्सॉन में कैसे ट्रेवल करेगा वो हमने देख लिया कि ए पॉइंट से बी पॉइंट पे, बी पॉइंट से सी पॉइंट पे, ऐसे करते करते कहाँ पहुंच गया वो, बिल्कुल एक्सॉन के लास्ट में पहुंच गया। ठीक है, एक्सॉन के लास्ट में पहुंच गया। अब इसके आगे कोई दूसरा न्यूरॉन होगा
तो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पे कैसे जाएगा सिग्नल? ये फर्स्ट न्यूरॉन था, इसके आगे सेकंड न्यूरॉन है, तो उस न्यूरॉन तक सिग्नल कैसे पहुंचेगा? उसी को हम बोलते हैं सिनेप्स। दो न्यूरॉन्स के बीच में कनेक्शन, एक न्यूरॉन ये हो गया और एक ये हो गया, इन दोनों के बीच में जो ये कनेक्शन कैसे स्टेब्लिश होगा? कभी कभी क्या होता है, न्यूरॉन एक से दूसरा सटा हुआ होगा, बिल्कुल चिपके हुए होंगे आपस में, कोई गैप नहीं होगा। लेकिन जो नॉर्मल न्यूरॉन्स हमारे बॉडी में है, उनमें क्या होता है, बीच में कुछ गैप होता है, बिल्कुल एक के बाद एक ऐसे चिपके नहीं होते कि ऐसे ही डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाए सिग्नल। तो उस कंडीशन में सिग्नल कैसे ट्रांसफर होगा, उसको हम पढ़ते हैं सिनेप्स के अंदर। ठीक है, जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। दो तरीके के सिनेप्सेस हैं, इलेक्ट्रिकल और केमिकल। कैसे कैसे उसमें ट्रेवल होता है, क्या डिफरेंस है? वैसे देखा जाए तो जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल से ज्यादा इंपॉर्टेंट दिस सिनेप्स वाला है। उसमें आ भी जाते हैं कि केमिकल सिनेप्सिस कैसे ट्रांसफर होगा एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। एक इंपॉर्टेंट बात सुन लो बस। अब चक्कर ये है ना, तुम्हारे स्कूल में है बहुत कम और एग्जाम में आता है बहुत ज्यादा। क्या होगा, अभी मैंने बताया कि माइलिनेटेड न्यूरॉन, जो नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन है उसमें तो सिग्नल जैसे हमने पढ़ा वो ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन जो माइलिनेटेड न्यूरॉन है, ये क्या है, ये माइलिन शीट बना दी मैंने गोल गोल। ठीक है, इसमें कैसे ट्रेवल करेगा न्यूरॉन? इसमें क्या होता है, इसमें जहां पे शीट होगी, जहां पे लेयर है एक्सॉन पे, वहां पर पंप ही नहीं होता, वहां पर कोई चैनल नहीं होगा, सोडियम चैनल, पोटेशियम चैनल, पंप कुछ नहीं होता वहां पे। सिर्फ कहां पर है, जो नोड्स ऑफ रैनवियर है वहां पर होते हैं सिर्फ चैनल्स, और वहीं पर प्लस माइनस अंदर बाहर पोटेशियम और सोडियम करेंगे। ठीक है, तो सिग्नल भी कैसे ट्रेवल करेगा, सिग्नल यहां से इस पे जंप करेगा, मतलब आगे आगे लगातार नहीं चलेगा, वो छोड़ छोड़ के माइलिन शीट को कूद कूद के चलेगा, ऐसे कूद के जाएगा। फिर यहां से इतना स्ट्रॉन्ग सिग्नल होगा कि वो नेक्स्ट रोड ऑफ रेनवियर पे पहुंच जाए, फिर ऐसे कूदेगा, फिर ऐसे कूद कूद के चलेगा। इसको बोल देते हैं जंपिंग सिग्नल। और इस तरीके के सिग्नल के ट्रांसफर को बोलते हैं सॉल्टेटरी कंडक्शन। ठीक है, जिसमें क्या हो रहा है, सिग्नल नोड ऑफ रेनवियर से नोड ऑफ रेनवियर कूद के चल रहा है। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, अगर ये कूद कूद के चलेगा तो ये फास्ट भी चल पाएगा ना। मान लो ऐसे चलता, ये धीरे चलता, लेकिन अब ये कूद कूद के जा रहा है, जैसे तुम भी कहीं कूद कूद के भाग भाग के जा रहे हो उछलते हुए, तो जल्दी पहुंच जाओगे। तो वही काम है कि सॉल्टेटरी कंडक्शन अगर हो रहा है तो सिग्नल कैसे ट्रेवल होगा, फास्ट ट्रेवल होगा। ठीक है, और ये सिर्फ किसमें देखने को मिलेगा, माइलिनेटेड न्यूरॉन्स में, क्योंकि जिसमें माइलिन है ही नहीं तो उसमें तो सभी जगह चैनल्स होंगे, तो वो सिग्नल सीधा सीधा चलेगा। और जहां पे माइलिनेटेड न्यूरॉन है, माइलिन शीथ है, तो वहां पे एक नोड ऑफ रेनवियर से दूसरे नोड ऑफ रेनवियर पे सिग्नल जंप करते हुए चलेगा। इसको ही बोलते हैं सॉल्टेटरी कंडक्शन। ये तुम्हारी बुक में नहीं दिया है, लेकिन ये एग्जाम के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, तो आज यहीं तक रखते हैं बस, इसको पढ़ के देखना। नेक्स्ट क्लास में कुछ बात समझ नहीं आएगी तो पूछ लेना। ठीक है, फिर यहाँ से सिनेप्स से पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में सिनेप्स पढ़ेंगे और उसके बाद ब्रेन का स्ट्रक्चर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ब्रेन में भी तुम्हारे ज्यादा तो दिया नहीं है, मेन चीज है कौन सा स्ट्रक्चर कहाँ पे होता है और उसकी फंक्शनिंग क्या है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे एमसीक्यूज वगैरह आते हैं ना, वो आ सकते हैं। पढ़ने को तो ये चैप्टर इतना है कि आप 15-20 दिन लगातार पढ़ोगे ना तब मजा आएगा पढ़ने में, लेकिन अब टाइम का इतना शॉर्टेज है कि जितना बुक में है बस उतना ही देखते हैं। सही है, तो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके बच्चों जी, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, गुड नाइट। कल आ जाना, ठीक है ना, मैं मैसेज कर दूंगी अराउंड 10 और 11, उसी लिंक से ज्वाइन कर लेना। ठीक है, ओके चलो बाय बाय। टेस्ट कैसा हुआ कल, मैं तो पूछना ही भूल गई। बहुत कम बच्चों ने शेयर कर दिया, नहीं क्या टेस्ट? जितने बच्चे बच्चे हैं टेस्ट दिया था, कल पूछूंगी क्लास में, कल मुझे याद दिला देना खुशी। ठीक है, हाँ मुझे लग रहा है आधे बच्चों ने दिया नहीं है और आधों का अच्छा नहीं हुआ है, ऐसा कुछ हुआ है। हाँ आपने तो करा था तनिष्का, आपने करा था, मुझे ध्यान है। कल मुझे याद दिलाना खुशी, ठीक है, टेस्ट के बारे में भी पूछना था।
ओके चलो बाय बाय, थैंक यू।